गाइस, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये आज तक की हमारी सारी कहानियों में से सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग, डरावनी और क्रीपीएस्ट हो सकती है। ये कहानी हमसे शेयर करी है एक स्कूल टीचर ने, और ये पूरी कहानी घटित हुई थी उनके एक स्टूडेंट के साथ। ये बात है 2002 की। एक स्कूल था जिसका हम नाम रख लेते हैं MKS स्कूल। अब ये जो MKS स्कूल था, इसकी टोटल 3 ब्रांचेस थी। एक जूनियर क्लासेस के लिए, और एक मेन सिटी में थी जहाँ पर क्लास 4th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और तीसरी सिटी के आउटस्कर्ट्स में थी। हमारी कहानी मेन सिटी वाली ब्रांच से जुड़ी है। उसी साल क्लास 9th में एक नया सेक्शन बनाया गया था, सेक्शन E। इस क्लास में सारे नए स्टूडेंट्स थे। सिर्फ 2 स्टूडेंट थे जो पहले भी 9th में थे, देन वो वापस से फेल हो जाते और वापस से अब 9th ही रिपीट पढ़ रहे हैं। तो पहले का नाम होता है शौर्य और दूसरे का नाम होता है ग्रवित। अब ये दोनों जो थे ये पूरे स्कूल में बदनाम थे। जूनियर्स तो छोड़ो, क्लास के टीचर्स भी इनसे पंगा नहीं लेते थे, और इसकी वजह सिर्फ उनका एग्रेसिव नेचर नहीं था, बल्कि शौर्य के जो पापा थे वो खुद इस स्कूल के MKS स्कूल के डीन थे, और जो ग्रवित था वो तो बहुत ही रिच फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। अब ये दोनों के पास पावर भी थी, पैसा भी था, सब कुछ था। इनके नॉर्मली स्कूल के बाहर जो दोस्त थे वो काफ़ी गुंडेगर्दी में थे, काफ़ी मवाली टाइप आप बोल सकते हो, जो कि लोगों को धमकाते हैं, उनकी ज़िंदगी नरक बनाते हैं और छोटी छोटी बात में मारपीट करते हैं। और इसी वजह से शौर्य और ग्रवित से कोई पंगे नहीं लेता था। जितने भी स्टूडेंट्स थे वो इनसे दूर ही रहते थे। अब मई का महीना चल रहा था और समर वैकेशन शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे थे। स्कूल में एक पुरानी ट्रेडिशन थी कि हर साल वैकेशन शुरू होने से पहले एनुअल फंक्शंस ऑर्गेनाइज किया जाता था। इस बार भी तैयारियां जोरों पर चल रही थी। शौर्य, ग्रवित, आदित्य और शिवा ने स्कूल के ड्रामा में पार्टिसिपेशन लिया हुआ था। इसी वजह से स्कूल की रेगुलर छुट्टी के बाद भी उन्हें प्रैक्टिस के लिए रुकना पड़ता था। उस दिन भी लगभग पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ ड्रामा ग्रुप और एक डांस ग्रुप के कुछ स्टूडेंट्स ही कैंपस में बचे हुए थे। स्कूल का कैंपस काफी बड़ा था और शाम होते होते उस जगह का माहौल वैसे ही अजीब लगने लगता था। YouTube एक ऐसा करियर है जहां पर आप सिर्फ अपना ही फ्यूचर नहीं बनाते, बल्कि अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने क्लोज वंस, सबका करियर बदल सकते हो। अगर आप YouTube पर सक्सेसफुल हो जाते हो तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता। लेकिन सवाल वही आता है कि हर कोई YouTube पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। मेरे पास वो नहीं थी और इसलिए मुझे 8 साल लगे ये सब सीखने के लिए। लेकिन आपको 8 साल नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने अपना कंप्लीट YouTube कोर्स लॉन्च किया है। पिछले 8 सालों में मैंने अपने 5 चैनल ग्रो करे हैं, वो भी अलग अलग जॉनरा के, सिर्फ हॉरर में ही नहीं बल्कि अलग अलग जॉनरा में। और हर चैनल ने मुझे YouTube के एल्गोरिदम, ऑडियंस साइकोलॉजी और ग्रोथ को अलग पर्सपेक्टिव से समझाया है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को अपना पहला चैनल ग्रो करने में 5 साल लगे थे। मैंने बहुत सारी गलतियां करी थी, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, और इन्हीं 5 सालों में जो एक चैनल ग्रो करने में मैंने चीज़ें सीखी, जो एल्गोरिदम समझा, उसके बाद मैंने अगले 3 साल में 4 चैनल ग्रो कर दिए। तो ऑब्वियसली आप इसे लक नहीं कह सकते। 8 साल में मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है जो अगर आपको पता चल जाए तो आप भी अपने चैनल को आराम से ग्रो कर सकते हो। और वो सारी चीज़ें मैंने बताई है अपने YouTube के कोर्स में। तो प्लीज़, अगर आपको सीरियसली एक यूट्यूबर बनना है, अगर आप सीरियसली यहाँ पर अपना फ्यूचर देखते हो, अगर आपको मेरी जगह बैठना है, मेरे जितने सब्सक्राइबर पाने हैं और शायद मेरे से ज़्यादा ही ग्रो करना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। क्योंकि सच बता रहा हूँ, अगले 4 साल में हॉरर कंटेंट में खासकर बहुत ज़्यादा डिमांड में आने वाला है। तो मैं सच बता रहा हूँ, ये सही टाइम है। आपको कुछ नहीं करना, नीचे दी गई हुई लिंक पर जाना है, आप सीधा मेरे YouTube कोर्स पर चले जाओगे, या फिर नॉर्मली आप गूगल में alphaakki.com भी सर्च कर सकते हो। आप सीधा मेरी साइट में चले जाओगे जहाँ पर आपको मेरा कोर्स मिलेगा। इंटरेस्ट में एक बार आपने वो कोर्स ले लिया और जो मैंने वहाँ पे सिखाया है वो आपने सीख लिया ना, तो आपको वो सब सीखने को मिल जाएगा जो मैंने पिछले 8 सालों में सीखा था। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप सच में YouTube के लिए सीरियस हो तो आपको एक बार वो कोर्स ज़रूर देखना चाहिए। अब प्रैक्टिस के दौरान जो ग्रवित होता है उसको वॉशरूम जाना था, तो साथ में जो शिवा होता है वो भी बोलता है चल मैं भी चलता हूँ, मेरे को भी पानी पीने जाना है। अच्छा ठीक है। अब ग्रवित वॉशरूम में है और तब बगल वाले वॉशरूम से किसी की आवाज़ आ रही है। तो ग्रवित थोड़ा सा बोलता है कि कौन है भाई, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आती। 1-2 बार और बुलाता है लेकिन आगे पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल नो रिस्पॉन्स। तो ग्रवित बोलता है छोड़ जान दे। वो भी जैसे ही बाहर निकलता है और बाहर जब वो बगल में देखता है जहाँ से उसे आवाज़ आ रही थी, जहाँ वो अभी पुकार रहा था कि कौन है करके, जब वो बाहर निकल कर देखा तो उसने देखा कि बगल वाले सारे वॉशरूम्स बाहर से लॉक्ड है, यानी कि अंदर कोई नहीं था। 2 मिनट के लिए तो ग्रवित भी हैरान हो जाता है कि अगर ये दोनों वॉशरूम लॉक्ड है, कोई अंदर था ही नहीं, तो फिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी। अब ग्रवित बाहर आता है तो शिवा बाहर खड़ा था। ग्रवित शिवा से कहता है कि तू कोई आवाज़ मार रहा था या बगल वाले वॉशरूम में गया था। शिवा बोलता है नहीं यार, मैं तो पानी पी रहा था और मैं तेरा वेट कर रहा था, मैं तो तब से बाहर ही हूँ, काफ़ी टाइम भी हो गया था। ग्रवित बोलता है पता नहीं यार फिर कौन था।
चल छोड़, ये बोलकर अब ये दोनों वापस से प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब ये वापस जा रहे थे तो बीच में बहुत सारे क्लासरूम्स आ रहे थे। अब ग्रवित जा रहा है और एक ऐसी क्लासरूम आती है जहाँ से मतलब वो क्रॉस कर ही रहा था कि एकदम उसके बीचों बीच ग्रवित रुक जाता है। इनफैक्ट वो रुका नहीं था, जैसे कि मानो वो जम गया था। शिवा पहले तो आगे चलता रहा, फिर उसने नोटिस करा कि ग्रवित कहाँ है। पीछे मुड़ के देखा तो ग्रवित एक जगह खड़े होकर सीधा क्लासरूम के अंदर की तरफ देख रहा है। शिवा ग्रवित को बुला रहा है कि आजा, क्या हो गया। ग्रवित का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और आंखों में इतना शौक था जैसे कि उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो कि उसको देखना नहीं चाहिए था। अब शिवा के 10 बार आवाज़ लगाने पे ग्रवित का जब कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था तो शिवा भागते हुए ग्रवित के पास आता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है। तब जाकर ग्रवित को थोड़ा सा होश आया। अब ग्रवित को जैसे ही होश आता है वो सीधा क्लासरूम के अंदर जाकर देखने लगता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। शिवा ने बार बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन ग्रवित ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं, और बात वहीं पर ख़त्म कर दी। प्रैक्टिस चलती रही और धीरे धीरे शाम होने लगी। स्कूल बंद होने में लगभग 15 मिनट बचे थे जब एक टीचर ने शौर्य को आवाज़ लगाई और अपने पीछे आने को कहा। शौर्य बिना कुछ बोले उनके पीछे चल दिया। अब ये टीचर जो होती है वो सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जा रही होती है और शौर्य भी उनके पीछे पीछे था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो लड़खड़ा जाता है। बस एक सेकंड के लिए उसकी नज़र टीचर से हटती है। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो टीचर वहाँ नहीं थी। एक पल पहले जो उसके सामने चल रही थी वो अचानक गायब हो चुकी थी। शौर्य ने सोचा शायद वो किसी क्लासरूम में चली गई होगी और शौर्य जो सबसे पास वाली क्लासरूम थी उसके अंदर घुस जाता है। पूरे क्लासरूम में काफी अंधेरा छाया हुआ था। उसने अंदर कदम रखा ही था कि पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। उस आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी और दरवाजा बंद होते ही पता नहीं क्यों बट शौर्य थोड़ा घबरा जाता है। घबराकर उसने क्लासरूम के अंदर लाइट का स्विच ऑन करा। अब जो लाइट होती है वो जल जाती है, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से नहीं चलती। वो बहुत तेजी से फ्लिकर होने लग जाती है, इतनी तेजी से कि मानो लाइट अभी के अभी फट जाएगी। पूरे रूम में करंट की अजीब सी आवाज गूंज रही होती है। अब शौर्य का पूरा ध्यान ऐसे लाइट की तरफ जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, कहीं कुछ फट ना जाए, कहीं करंट ना लग जाए। कि उसी दौरान शौर्य को दिखता है कि क्लासरूम के उसी दूसरे कोने में एक लड़का खड़ा था और वो लड़का कोई अनजान लड़का नहीं था बल्कि शौर्य उसे जानता था। उस लड़के का नाम था मोहित। और अगले ही सेकंड शौर्य इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो जो बंद दरवाज़ा होता है उस पर ज़ोर ज़ोर से हाथ से वो दरवाजे को बजाने लगता है। उसे खोलने के लिए पूरा पुश कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और बस उसे कैसे भी करके बाहर निकलना था। लेकिन शौर्य की आवाज़ वो कुछ भी कर ले, चिल्ला ले, वो पुकार ले, रो ले, लेकिन नीचे मौजूद उसके दोस्तों तक वो आवाज़ नहीं पहुंच रही थी क्योंकि प्रैक्टिस रूम था तो वहाँ पे म्यूज़िक लाउड चल रहा था और सारे लोग इस समय प्रैक्टिस रूम के अंदर थे। उससे प्रैक्टिस रूम के बाहर सिर्फ और सिर्फ शौर्य था और जब वो चिल्ला रहा था तो ऑब्वियसली उसकी आवाज़ नीचे तक नहीं पहुँच पा रही थी। कुछ देर तक यही चलता रहा और फिर उसके बाद अचानक से जो लाइट फ्लिकरिंग हो रही थी वो एकदम स्टेबल हो जाती है। शौर्य थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ मोहित नहीं होता, इनफैक्ट कोई भी नहीं होता। और वो दरवाजा जिसे शौर्य पूरी जान लगाकर खोलना चाह रहा था वो दरवाजा अचानक से अपने आप खुल जाता है और 1 मिनट में ऐसा माहौल हो जाता है जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब शौर्य बिना 1 सेकंड गवाए सीधा नीचे भागता है और जाते ही ग्रवित को पकड़ लेता है। उसका चेहरा देखकर ही ग्रवित समझ गया था कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। हांफते हुए शौर्य ने कहा कि उसने मोहित को देखा है। ये सुनते ही ग्रवित चुप हो गया क्योंकि जिस क्लासरूम के सामने वो पहले जम गया था उसने भी वहां पर मोहित को ही देखा था। अब आखिर ये मोहित कौन था? कौन था मोहित जिसे देखकर शौर्य और ग्रवित, जिससे पूरा स्कूल डरता था, पूरी फेडरेशन डरती थी, वो दोनों मोहित से डर रहे थे। दरअसल मोहित इनका क्लासमेट था और सिर्फ क्लासमेट ही नहीं बल्कि इनका एक टारगेट था, एक शिकार था। शौर्य और ग्रवित ने मोहित को पास्ट में इतना परेशान करा था कि मोहित डिप्रेशन में चला गया था। रोज की बेइज्जती, रोज का टॉर्चर और रोज हो रही मेंटल हैरेसमेंट की वजह से मोहित पूरी तरीके से टूट चुका था। और एक दिन ऐसा भी आया जब मोहित ने इन सब चीज़ों से परेशान होकर एक गलत कदम उठा दिया। मोहित ने जाते जाते ये लिखा भी था, बाकायदा लिखा था कि उसकी मौत के जिम्मेदार उसके क्लासमेट्स हैं जो उसे हर दिन परेशान करते हैं। कहीं ना कहीं सबको पता भी था कि वो दोनों कौन हैं जो यहाँ पे बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया वो बहुत पावरफुल थे। उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत खतरनाक था और इसी वजह से उनके ऊपर कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जब शौर्य ग्रवित को ये सब बता रहा है कि उसने मोहित को देखा, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, गेट बंद हो गया, तो ग्रवित शौर्य को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहा है कि शायद तू हेलुसिनेट कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहा था
उसकी खुद की आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि ग्रवित ने खुद भी मोहित को देखा था और शायद ये पहली बार था जब इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी में डर क्या होता है, वो फीलिंग क्या होती है, उसे महसूस करा था। उस दिन प्रैक्टिस खत्म होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि शौर्य और ग्रवित बिना किसी से बात किए सीधा स्कूल से निकल गए। ना वो किसी को डरा रहे थे, ना हंस रहे थे और ना ही शोर मचा रहे थे। पार्किंग तक जाते वक्त भी दोनों बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। आखिर में शौर्य ने धीरे से पूछा, भाई तूने भी वही देखा था ना? कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही और फिर ग्रवित ने बिना उसकी तरफ देखे धीरे से कहा, हाँ मैंने भी मोहित को देखा था। और सिर्फ इस एक सेंटेंस ने दोनों की बची हुई हिम्मत को भी तोड़ दिया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये जो भी हुआ था वो सिर्फ हेलुसिनेशन तो नहीं था। अब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। शौर्य जैसे अपने घर जाता है, तुरंत उसकी मम्मी ने नोटिस कर लिया कि शौर्य के साथ आज कुछ तो हुआ है। जो लड़का घर में चिल्लाते हुए आता था, अपने दोस्तों से चैट करने लग जाता था, तुरंत टीवी का रिमोट ढूंढता था, आज वो चुपचाप आया, अपने रूम के अंदर गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब रूम में आने के बाद भी शौर्य बार बार वही सोच रहा था जो आज उसके साथ उस क्लासरूम में हुआ था। शौर्य जितनी बार उस बारे में सोचता, उतनी ही ज़्यादा मोहित की तस्वीर और क्लियर होने लगती। पहली बार सोचा तो मोहित थोड़ा धुंधला सा दिख रहा था, हल्का फुल्का, लेकिन जितनी बार वो सोचे जाता मोहित और क्लियर दिखने लगता। अब खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शौर्य रूम से बाहर आ जाता है और टीवी ऑन कर देता है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे रूम में उसके अलावा कोई और भी मौजूद हो, जैसे रूम के किसी कोने में कोई चुपचाप खड़ा उसे देख रहा हो। उसने खुद को समझाया कि शायद वो ओवरथिंक कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की बेचैनी कम नहीं हुई। अब शौर्य अपने वॉशरूम में जाता है, अपना मुंह धोता है और मुंह धोते वक्त जो फेस वॉश होता है उसकी आंखों में चला जाता है, तो एकदम ऐसे आंखें एकदम टाइट कर लेता है। और तब जब उसे कुछ नहीं दिख रहा था, जब उसकी आंखें पूरी बंद थी, उसे पीछे से, अब वॉशरूम में क्या था, थोड़ा पानी भी गिरा हुआ था, तो उन पानी पर किसी के फुट स्टेप्स की आवाज़ उसे सुनाई देती है, जैसे कि कोई पीछे चल रहा हो। शौर्य एकदम घबरा जाता है। ऑब्वियसली उसे बार बार वो मोहित वाली फीलिंग जा ही नहीं रही थी उसके दिमाग से, और इसमें जब उसे वो फुटस्टेप्स की आवाज़ आई तो उसका और दिमाग घूम गया। वो जल्दी से पानी अपने फेस पे मारता है ताकि उसकी आंखें ठीक हो सके। जब वो थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नहीं था, और जब वो वापस से बोलता है कि ओके ठीक है, मैं शायद ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। वो वापस से अपने मुँह को धोने के लिए मिरर में देखता है तो 2 मिनट के लिए ना उसका खून जम जाता है। उसकी मिरर में जो रिफ्लेक्शन थी वो मूव नहीं कर रही थी। लिटरली शौर्य यहाँ वहाँ घूमता है, पूरा ऐसे हाथ वाथ हिलाता है, लेकिन शौर्य की रिफ्लेक्शन जैसे कि मानो जम गई हो, जैसे कि मानो पॉज हो गई हो। और 2 मिनट के लिए तो ऐसा भी लगता है जैसे वो शौर्य की रिफ्लेक्शन ही ना हो, वो लिटरली शौर्य को घूर रही थी। वो रिफ्लेक्शन, ऐसा लगता है शौर्य ही खुद को घूर रहा है। शौर्य फिर से अपने चेहरे पे पानी वानी मार के जब वापस देखता है तो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। उसकी रिफ्लेक्शन, वो मिरर, वो पीछे फुटस्टेप्स, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। और इस पॉइंट तक शौर्य बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। शौर्य कुछ देर तक खड़ा रहा। उसे लग रहा था जैसे वॉशरूम की हवा अचानक भारी हो गई हो, जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर उसके आसपास बढ़ता जा रहा हो। सांस लेना तक उसे मुश्किल लग रहा था। तभी उसकी नज़र मिरर के पीछे वॉशरूम के दरवाजे के पास पड़ी, और इस बार उसने वहां पर खड़े मोहित को देखा, बिल्कुल साफ। मोहित वॉशरूम के गेट के पास खड़ा था। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि शौर्य को लग रहा था जैसे वो उसी वक्त उस पर टूट पड़ेगा। और अगले सेकंड आते ही शौर्य की चीख निकल गई। शौर्य भागते हुए जाता है और अपनी मम्मी के पीछे छुप जाता है, जैसे कि छोटे बच्चे छुप जाते हैं। घर में जितने भी लोग मौजूद थे सब हैरान थे शौर्य को इस तरीके से देखकर। वो शौर्य से पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया, तुम ऐसे डर क्यों रहे हो, क्या हुआ हमें बताओ। लेकिन शौर्य इन्हें कुछ बताता नहीं है। वो बस अपने रूम की तरफ देख रहा था, अपने गेट की तरफ, जैसे कि मानो अब भी मोहित बाहर निकलकर सीढ़ियों से चलकर नीचे आ जाए। शौर्य इतने डर कर देख रहा था कि उसकी मम्मी को तो बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। उस रात शौर्य ने अपने रूम में अकेले सोने से मना कर दिया। वो अपनी मम्मी के साथ उन्हीं के रूम में सोया था और पूरी रात डर के मारे गेट की तरफ ही देख रहा था। लेकिन उस रात सिर्फ शौर्य ही नहीं डर रहा था। शौर्य के घर में 2 कुत्ते थे जो कि जनरली बहुत ही ज़्यादा काम रहते हैं, लेकिन उस रात वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। कभी सीढ़ियों के पास जाकर भौंकने लग जाते, कभी शौर्य के रूम के बाहर खड़े होकर जोर जोर से बस देखते रहते, घूरते रहते, जैसे उन्हें वहाँ किसी और की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। कहते हैं जानवरों की सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज होती है। इंसान को 2 मिनट के लिए समझना है, लेकिन जानवरों को समझ आ जाता है जब कोई और तुम्हारे घर में प्रेजेंट हो तो, और खासकर कुत्तों को। जब वो कुत्ते ऐसे भौंकने लगे तो 2
मिनट के लिए शौर्य और उसके पूरे परिवार का पूरी अटेंशन उस साइड चले गई थी। उन्हें भी लगने लगा था कि यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। पहले तो शौर्य के इस तरीके से रिएक्ट करना और फिर उनके कुत्तों का पूरी रात इस तरीके से भौंकना, दोनों ही चीजें बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। और डरावनी बात तो ये थी कि ये सारी चीजें सिर्फ शौर्य के घर में नहीं बल्कि ग्रवित के घर में भी हो रही थी। ग्रवित भी घर पहुंचने के बाद बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। उसकी मम्मी को लगा शायद स्कूल में किसी से लड़ाई हुई होगी, लेकिन असल वजह कुछ और ही थी। रात के लगभग 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि उसके बेड के पास कोई खड़ा है। पहले उसने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन जब उसने धीरे से आंखें खोली तो उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। रूम के सबसे अंधेरे कोने में मोहित खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सीधा और बिना पलकें झपकाए सिर्फ ग्रवित को देख रहा था। ग्रवित का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। डर के मारे उसने अपना ब्लैंकेट अपने मुंह तक खींच लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद हिम्मत करके जब उसने दोबारा देखा तो वहां पर मोहित नहीं था। और इस रात के बाद शौर्य और ग्रवित, इन दोनों की जिंदगी मानो की नरक बनने वाली थी। मोहित अब इन दोनों को सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि इनके घर में भी दिखता था। कभी शीशे में दिख जाता, कभी किसी अंधेरे कोने में दिख जाता, कभी अचानक से इन्हें फुटस्टेप्स की आवाज आती तो कभी कभी तो मोहित की आवाज आ जाती। अगले 2 दिन इसी डर और टेंशन में गुजरे। सिर्फ 1-2 दिन ही हुए थे और शौर्य और ग्रवित की हालत देखकर लग रहा था जैसे महीनों से वो सोए ना हो। दोनों क्लासेस में चुप रहते, ना किसी से लड़ते, ना मजाक करते, ना ही अपनी पुरानी हरकतें दिखाते। ये बदलाव पूरी क्लास नोटिस कर रही थी। आदित्य और शिवा को लग रहा था कि इन दोनों के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जब भी वो पूछते दोनों बात को टाल देते। उस दिन नमिता मैम की क्लास चल रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, अटेंडेंस ली जा रही थी, बच्चे कॉपीज निकाल रहे थे। तभी अचानक से जो ग्रवित होता है वो बहुत जोर जोर से खांसने लग जाता है। पहले तो सबको लगा शायद उसकी थोड़ी तबीयत खराब होगी तो इसलिए खांस रहा है, लेकिन कुछ ही मिनट्स में वो इतनी बुरी तरीके से खांस रहा था कि ग्रवित को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। नमिता मैडम दौड़कर ग्रवित के पास पहुंचती है। इससे पहले वो ग्रवित को कुछ पूछ पाती या फिर कुछ बोल पाती, ग्रवित एकदम से अपना सर ऐसे डेस्क पे रखता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। पूरा क्लासरूम इस पॉइंट पर सन्न रह गया। आदित्य और शिवा तुरंत ग्रवित के पास भागते हैं और नमिता मैडम इतनी पैनिक कर जाती है कि वो जोर जोर से बोले कि जल्दी जाओ, मेडिकल को लेकर आओ, मेडिकल स्टाफ को लेकर आओ। ग्रवित की पैंट, उसका डेस्क और थोड़ा सा डेस्क के नीचे जो जमीन थी वहां पर खून ही खून है। और इन सारी चीजों में कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ शौर्य ने नोटिस करा। दरअसल जब ग्रवित के मुंह से खून निकल रहा था, उसका सर उसके डेस्क पर ऐसे पड़ा हुआ था, तब ग्रवित ने ऐसे हल्की सी आंखें ऊपर करके शौर्य को देखा था और उस खून से भरे चेहरे से ग्रवित शौर्य को देखकर मुस्कुरा रहा था। बहुत ही क्रीपी और बहुत ही अजीब सी स्माइल, इतनी डरावनी स्माइल कि शौर्य की तो आंखें फटी की फटी रह गई। और वो स्माइल ग्रवित की नहीं थी। वो स्माइल ऐसी लग रही थी जैसे कोई और ग्रवित के अंदर आकर हंस रहा हो। कुछ ही मिनट्स बाद वहाँ पर मेडिकल स्टाफ आता है और आदित्य भी उनके साथ मिलकर ग्रवित को मेडिकल रूम ले जाते हैं। अब मेडिकल रूम में ग्रवित को बेड के ऊपर लेटा दिया जाता है। नर्स उसका बीपी चेक कर रही होती है और नमिता मैडम बार बार पूछ रही होती है कि उसे क्या हुआ, लेकिन ग्रवित किसी और चीज में उलझा हुआ होता है। वो लगातार रूम के एक कोने की तरफ देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। और फिर धीरे से कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मैम वो यहाँ भी आ गया। नमिता मैडम 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाती है। वो ग्रवित से पूछती है कि कौन आ गया, पर ग्रवित, उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बस रोए जा रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था और सिर्फ उस कोने में देखे जा रहा था। अब जो वहाँ डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि शायद ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। आप सब प्लीज़ ग्रवित को यहाँ पर छोड़ दीजिए और आप अब बाहर जा सकते हैं। हर कोई बाहर आ जाता है। अब नमिता मैडम का क्या था कि जब वो उस मेडिकल रूम के अंदर थी ना, तब उनको भी कुछ तो बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि मानो बहुत ही नेगेटिव वाइब वहाँ पर उनको बार बार महसूस हो रही थी। अब ये सब बाहर है, ग्रवित अकेला अंदर है और फिर करीबन 5 मिनट बाद पूरे स्कूल में चिल्लाने की आवाज़ गूंजती है और ये ग्रवित चिल्ला रहा होता है। इस पॉइंट पर ग्रवित के फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था और उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए स्कूल में आ भी चुके थे। यहाँ पर शौर्य क्लास में जम चुका है। जो नमिता मैडम है, जो बाकी स्टाफ है, वो रूम के बाहर खड़ा है। ग्रवित के मम्मी पापा ऑन द वे है स्कूल की तरफ और पूरे स्कूल में ग्रवित बार बार चीख रहा है, बार बार चिल्ला रहा है, ऐसी चीख जैसे कि ग्रवित बहुत ज्यादा दर्द में हो। नमिता मैम और इस बार तो उनके साथ बाकी टीचर्स भी तुरंत दौड़ते हुए जाते हैं मेडिकल रूम के अंदर। अब जैसे ये सारे मेडिकल रूम के अंदर जाते हैं, 2 मिनट के लिए सब के सब वहीं खड़े रह जाते हैं। अपनी आंखों के सामने जो ये नज़ारा देख रहे थे उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। ग्रवित जमीन पर गिरा हुआ था, हर जगह खून ही खून था। सामने कुछ मेडिकल बॉक्सेस थे जो कि गिरे हुए थे और एक कोने में एक चेयर थी, वो भी गिरी हुई थी। ग्रवित बेहोश हो चुका था
और उसके सर से लगातार खून निकल रहा था और सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि पिछले 5 मिनट्स में आखिर हुआ तो हुआ क्या। एक टीचर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। बाकी लोग रवित को उठाकर बाहर ले जाने लगे। पूरे स्कूल में पैनिक मच चुका था। बच्चे कॉरिडोर्स में खड़े डर के मारे मेडिकल रूम की तरफ देख रहे थे, लेकिन उस पूरे हंगामे के बीच नमिता मैम वही दरवाजे पर खड़ी रह गई। जब सब लोग रवित को उठाकर बाहर ले जाने लगे तब उनकी नज़र उस साइड पड़ी जहां पर वो चेयर पड़ी हुई थी, और उस साइड देखते ही नमिता मैडम का तो पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। एक लड़का चेयर के बगल में खड़ा हुआ था, स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए, पूरा सफ़ेद चेहरा, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और उसके गले में एक अजीब सा निशान था। वो लड़का चुपचाप खड़े होकर नमिता मैडम को देखे जा रहा था। वो लड़का मोहित था और नमिता मैडम भी मोहित को अच्छे से जानती थी। मोहित ने पहले तो नमिता मैडम को बिल्कुल नॉर्मल देखा, एकदम प्लेन एक्सप्रेशन के साथ, बट एक समय ऐसा आया जब मोहित नमिता मैम को देखकर स्माइल करता है, और ये स्माइल बिल्कुल इंसानी नहीं थी। ये स्माइल ऐसी थी जैसे कि मानो उसने किसी से बदला ले लिया हो, जैसे कि मानो उसका मकसद पूरा हो गया हो। नमिता मैम शॉक में उस कॉर्नर की तरफ देखती रह गई और तभी अचानक से कॉरिडोर में एक और चीखने की आवाज़ गूंजती है। इस बार चीखने की आवाज़ मेडिकल रूम से नहीं बल्कि क्लास 9E से आ रही थी। एक स्टूडेंट भागते हुए आया और पैनिक में बोला, मैम जल्दी आइए, शौर्या को कुछ हो गया है। ये सुनते ही सारे टीचर्स क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़े और नमिता मैम भी जैसे तैसे करके होश में आई और फिर वो पीछे भागने लगी। लेकिन क्लासरूम में पहुंचते ही जैसे ही वो सीन सबने देखा वो सब दंग रह गए। शौर्य क्लासरूम की दीवार पर अपने सर को बहुत जोर जोर से मार रहा था, इतनी जोर से कि उसके सर से भी खून निकलने लगा था। क्लासरूम में मौजूद जितने भी बच्चे थे वो सब एक कोने में जाकर पूरी तरीके से डरे पड़े थे। कुछ बच्चे तो रो भी रहे थे, कुछ बच्चे शौर्य को जाकर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शौर्य किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। अब जो टीचर्स भागते हुए क्लास में पहुंचते हैं उनमें 2 PTI टीचर भी थे, वो भी भागते हुए जाते हैं। बाकी भी टीचर्स जाते हैं और शौर्य को पकड़ते हैं, कंधे से पकड़ते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, और काफ़ी मुश्किल के बाद शौर्य फाइनली इनके थोड़े से कंट्रोल में आता है। अब जैसे ही PTI टीचर उसे पीछे करते हैं ना, शौर्य एकदम से ऐसे होश में आ जाता है और डर के मारे सीधा एक कोने में जाकर बैठ जाता है और रोते रोते कहता है कि वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। शौर्य के ये बोलते ही पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। अब PTI टीचर जो होते हैं वो उसके कंधे पकड़कर पूछते हैं कि तुझे कौन मार देगा, तू आखिर किससे इतना डरा हुआ है। लेकिन शौर्य जैसे कि मानो उनकी कोई भी बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी नज़र क्लासरूम के लास्ट कॉर्नर पर टिकी हुई थी, जैसे वहां पर कोई मौजूद हो। फिर वो लगभग रोते हुए चिल्लाकर कहता है कि वो यहीं खड़ा है, उसे हटाओ, उसे यहाँ से हटाओ। अब पूरी क्लास उस डायरेक्शन में देखने लगी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कम से कम बाकी सबको तो कुछ नहीं दिख रहा था। काफी मुश्किल से शौर्य को शांत कराया गया और उसे भी हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब कुछ दिन के लिए तो इनको छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन शौर्य और ग्रवित दोनों की ही हालत इम्प्रूव होने की जगह जगह और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। ये दोनों ही बहुत ही पागलों की तरह बिहेव करते, कभी किसी से बात करते जो कि वहाँ होता ही नहीं था, कभी अचानक से रात को चिल्लाने लग जाते, रोने लग जाते, कभी बोलते कि वो हमें मारने आ रहा है, वो हमें देख रहा है, और कभी कभी तो खुद को ही नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करते। डॉक्टर्स, मेडिसन, साइकेट्रिस्ट, हर किसी को दिखा दिया, लेकिन इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। इनफैक्ट इनका वेट गिरता जा रहा था, पतले होते जा रहे थे, इनको हमेशा बुखार रहता, इनकी हमेशा सर में इतनी दर्द रहती कि ये सहन ही नहीं कर पाते। ये हालत इन दोनों की हो चुकी थी, और सिर्फ इन दोनों की ही नहीं बल्कि नमिता मैडम की हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी, जैसे कि मानो मोहित का इम्पैक्ट सिर्फ शौर्य और ग्रवित पे नहीं, नमिता मैडम पे भी पड़ रहा हो। अब धीरे धीरे समर वैकेशन शुरू हो गए और स्कूल कुछ हफ्तों के लिए बंद हो गया। जब स्कूल दोबारा खुला तब भी शौर्य और ग्रवित वापस नहीं आए थे। नमिता मैडम भी पहली जैसी नहीं रही थी, उनमें भी काफी बदलाव आए थे। स्कूल खुले सिर्फ 1-2 दिन ही हुए थे। एक दिन स्टाफ रूम में कुछ टीचर्स पुरानी घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तभी सबको किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी साफ थी कि स्टाफ रूम के साथ साथ प्रिंसिपल भी सुन रहा था। सब लोग बाहर निकलते हैं। आवाज़ स्कूल के अंदर ही कहीं से आ रही थी, लेकिन कोई बच्चा नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक सबकी नज़र 2nd फ्लोर के हॉल की रेलिंग पर जाकर रुक गई। वहाँ एक लड़का खड़ा था और उस लड़के को देखते ही सबकी सांसें रुक गई। वो मोहित था, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं लग रहा था। ना उसका चेहरा खराब था, ना उसकी आंखों में गुस्सा था। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे 1 साल पहले लगता था, जैसे सबके सामने कोई पुरानी याद जिंदा हो गई हो। मोहित धीरे धीरे रेलिंग पर चढ़ रहा था। फिर उसने नीचे खड़े टीचर्स की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे कि मानो मरने से पहले मुस्कुरा रहा हो। और अगले ही पल
उसने रेलिंग से छलांग लगा दी। सारे टीचर्स उसकी तरफ दौड़े, लेकिन बस 2 सेकंड बाद सब कुछ गायब हो गया। ना मोहित था, ना कोई बॉडी थी, ना कोई आवाज था, सब कुछ गायब, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस बार सबने एक ही चीज देखी थी और इस बात ने सबको हिला दिया। एक आदमी को कुछ दिख जाए तो उसे भ्रम लगता है, लेकिन जब एक ही वक्त पर 10 लोग एक ही चीज देख लें तो उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। और इसी के बाद टीचर्स को मोहित की कहानी वापस याद आती है। मोहित बहुत ही शांत और बहुत ही सिंपल सा लड़का था। हमेशा पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा ही रहता था और कहीं ना कहीं उसकी शौर्य और ग्रवित से बिल्कुल नहीं बनती थी। शायद ये भी हो सकता है कि शौर्य और ग्रवित को मोहित का एग्जाम्पल दिया जाता था। उसके घर में बोला जाता था कि देखो तुम्हारी क्लास में एक बच्चा है जो इतना होनहार है, जो इतना पढ़ाकू है, और तुम लोग क्या करते हो। और यही कंपैरिजन कहीं ना कहीं शौर्य और ग्रवित को छुपता था। एक दिन ऐसा आता है जब उन्होंने सारी हदें पार कर ली। मोहित के कपड़े फाड़ दिए, उसे लड़कियों की तरह तैयार करा और पूरे स्कूल कॉरिडोर में उसको घुमाया गया था। और यही मोहित की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। उसी दिन मोहित ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो शायद किसी भी स्टूडेंट को नहीं उठाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मोहित ने मदद नहीं मांगी, उसने नमिता मैडम से कई बार हेल्प मांगी थी। कई बार नमिता मैडम को अपनी प्रॉब्लम सुनाई थी, लेकिन वो वक्त ही ऐसा था जब उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था। नमिता मैडम ने शायद कोशिश करी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन नमिता मैम भी उसकी हेल्प नहीं कर पाई। जब मोहित के साथ ये सब हो रहा था तो सारे टीचर्स ने उन्हें देखा था, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने उन्हें थोड़ा सा मारा। टीचर्स तो क्या ही मारेंगे, प्रिंसिपल ने उन दोनों को पनिश किया। उनके हाथ में डंडे से मारा गया था उनको, और पनिशमेंट दी गई थी। थोड़े दिनों के लिए उन्हें रस्टिकेट भी करा गया था, लेकिन सिर्फ ये पनिशमेंट थी, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। और ये जो पनिशमेंट थी ये मोहित की नज़रों में बहुत कम थी। मोहित की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह को लेकर, किस शक्ल से वो अपने क्लासमेट से मिले, किस चेहरे के साथ वो स्कूल वापस अटेंड करे। और उसी शाम को मोहित ने उसी रेलिंग से कूद कर अपनी जान ले ली। अब सारे टीचर्स को समझ आ रहा था कि शौर्य और ग्रवित के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों में स्कूल में अजीब इंसिडेंट्स और होने लगे। कभी कोई स्टूडेंट बिना वजह से सीढ़ियों से गिर जाता, कभी किसी टीचर के साथ एक्सीडेंट हो जाता, और लगभग हर इंसिडेंट में किसी न किसी ने मोहित को देखने का दावा किया था। धीरे धीरे अफवाहें पूरे शहर में फैल गई, स्कूल की रेपुटेशन गिरने लगी। और फिर एक दिन प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर एसी ब्लास्ट हो गया। और जब ये एसी ब्लास्ट हुआ था तो प्रिंसिपल वहीं पर उसी रूम में थे, और बाद में उन्होंने भी एक ही चीज़ बताई कि ब्लास्ट होने से पहले उन्होंने भी मोहित को देखा था। एक साइड स्कूल में ये सब चल रहा था, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर रहे थे, और दूसरी साइड खबर आती है कि शौर्य कोमा में चला जाता है। इतना सब होने के बाद अचानक से स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि इनकी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का वर्क चलेगा, जिस वजह से इस बिल्डिंग को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाएगा। वैसे तो रीज़न रेनोवेशन का दिया गया था, लेकिन असली कारण सबको पता था। सारी क्लासेस दूसरी ब्रांचेस में शिफ्ट कर दी गई, और इस दौरान मोहित के घर वालों की परमिशन से कई पूजा पाठ और शांति हवन भी करवाए गए। टीचर्स तक उन रिचुअल्स में शामिल होते थे। धीरे धीरे इंसिडेंट्स कम होने लगे, स्कूल के अंदर का माहौल भी धीरे धीरे शांत होने लगा। और फिर लगभग 1 साल बाद शौर्य को भी होश आ गया, और फिर धीरे धीरे शौर्य और ग्रवित दोनों की हालत ठीक होने लगी। कहा जाता है कि आज के टाइम में वो बिल्डिंग खोल दी गई है वापस से। वो पूरा रेनोवेशन और सब कुछ करने के बाद अब वो स्कूल वापस से काम कर रहा है, वापस से वहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं, और अब एक नई कहानी लिखी जा रही है। लेकिन वो स्कूल में जो उस समय हुआ था, वैसा मंजर कभी भी किसी भी टीचर ने अपनी आंखों से नहीं देखा था। ये कहानी हमसे शेयर करी है नमिता मैडम ने। नमिता मैडम ने कुछ ही टाइम में इस स्कूल को छोड़ दिया था। आज के टाइम में वो शायद रिटायर भी हो चुकी हैं, लेकिन उनका बताना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई सारे स्कूल्स में काम करा है, लेकिन ये स्कूल जितना डरावना था, जितनी डरावनी यहाँ की कहानी थी, जितने डरावने यहाँ के बच्चे थे, मतलब हर स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े से गुंडे टाइप होते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, लेकिन मोहित और ग्रवित ये बच्चे जितने ख़राब थे, इन्होंने जितना दूसरों को परेशान करा था, इतना परेशान कभी किसी ने नहीं करा। और शायद जब मोहित को इंसाफ नहीं मिला, जब सिस्टम उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाया, तो मोहित अपना बदला लेने के लिए, अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए खुद आया, और कहीं ना कहीं उसने खुद के लिए इंसाफ ले भी लिया। क्योंकि उस दिन के बाद से, उस इंसिडेंट के बाद से शौर्य और ग्रवित पूरी तरीके से बदल गए। इतने कि किसी को परेशान करना तो छोड़ो, अब वो किसी से बात करने से भी बचते थे। उनको इतना डर लगता था कि कहीं बात बात में भी वो किसी को इतना हर्ट ना कर दें, किसी से ऐसे पंगे ना ले लें
कि बाद में उनके साथ कुछ गलत ही हो जाए। वेल दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। ये एक ऐसी कहानी थी जो कि 2002 में घटित हुई थी और बहुत सारे रीजंस की वजह से हमने स्कूल का पूरा नाम बदल दिया है। हमने शहर भी डिस्क्लोज नहीं करा है क्योंकि आज के टाइम में वो स्कूल अच्छा खासा चल रहा है, वहाँ पे अच्छी खासी बच्चों की केयर करी जा रही है। स्पेशली इस इंसिडेंट के बाद तो भाई बुली और ये जितने भी टाइप की चीज़ें हैं इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करा जा रहा है और जो भी बच्चे वहाँ पर ऐसे गुंडागर्दी करते हैं उनको अच्छी खासी पनिशमेंट दी जा रही है। इनफैक्ट उनको तो रस्टिकेट भी कर दिया जा रहा है। तो आई गेस कि स्कूल अच्छा खासा काम कर रहा है और 2002 के इंसिडेंट की वजह से हम आज के टाइम में उस स्कूल का नाम लें तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए सही नहीं रहेगा। सो या हमने स्कूल का नाम चेंज कर दिया है, हमने बच्चों का भी नाम चेंज करा है। बस नमिता मैडम है जिसका नाम हमने सेम रखा है ताकि किसी की भी लाइफ को इम्पैक्ट ना पड़े। सो या फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, और अगर आपके साथ भी स्कूल में कुछ ऐसा होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं क्योंकि ट्रस्ट मी अपने दिल के अंदर ये सारी चीज़ें दबा के रखना बिल्कुल सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करेंगे तो हो सकता है कमेंट्स में बाकी लोग आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो आपके लिए मददगार होगी। सो प्लीज़ अगर आप इन सारी चीज़ों से गुज़र रहे हैं या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है सो प्लीज़ आप अपनी बात को कमेंट्स में रख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेल दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप कि आपको कहानी पसंद आए और एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा यूट्यूब कोर्स लेना है तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर चेक करिए। देर मत करना, अगर सेकंड आउट भी आ रहे हैं तो एक बार लेके देख लो। ऐसा समझ लो ब्लिंकिट से 4-5 चिप्स खरीद लिए और ट्रस्ट मी वो 4-5 चिप्स की वैल्यू आपकी लाइफ बदल सकती है।